जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एस्पायरेंट्स। चलिए हम लोग कल से आगे शुरुआत करते हैं अपने लास्ट लेक्चर से। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में इलाहाबाद की संधि के बारे में पढ़ लिया था। ठीक, इलाहाबाद की संधि इस समय कंपनी की तरफ से कह सकते गवर्नर के रूप में कौन आ गया था? क्लाइव। उसी के समय संधियाँ हुई हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगला हमारा टॉपिक होगा द्वैत शासन। बंगाल में द्वैत शासन। चलिए इसको पहले हम समझते हैं हम लोग। तो अपना टॉपिक है बंगाल में द्वैत शासन। सबसे पहले किसके समय आया? क्लाइव के समय। कौन लाया? क्लाइव लाया। क्यों लाया ये समझते हैं हम लोग। देखिए अभी तक जो अंग्रेज़ थे वो कहीं ना कहीं बंगाल में इस्टेब्लिश हो चुके थे, लेकिन वो डायरेक्टली सामने नहीं आना चाह रहे थे। उनका प्रयास था कि वो इनडायरेक्टली सामने आए। डायरेक्टली क्यों नहीं सामने आना चाह रहे थे उसका भी कारण था। पहले हम लोग जानते कि द्वैत शासन था क्या, क्यों इसको द्वैत बोला गया है ना। तो बंगाल में दो तरह के अधिकार देखे गए। एक तो दीवानी अधिकार, इसी को राजस्व संबंधी अधिकार बोलते हैं। ठीक है। और दूसरा था प्रशासनिक उत्तरदायित्व। इसको निजामत, ये शब्द याद कर लीजिए। आपसे कहीं कहीं एग्जाम में पूछा जाता है निजामत था क्या। ठीक है, तो इसको निजामत बोला जाता है, निजामत का अधिकार। बंगाल में नवाब अभी भी था। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि मीर जाफ़र के बाद उसके छोटे उत्तराधिकारी नजबुद्दौला को बिठा दिया था। तो ये जो अधिकार था प्रशासनिक उत्तरदायित्व, ये तो था नवाब के पास। और जो रेवेन्यू का अधिकार था वो आ गया था अब कंपनी के पास। ठीक है, कंपनी और नवाब दो चीज़ें चल रही थी। तो हम लोग एक बहुत अच्छी लाइन निकाल सकते हैं यहाँ पे। कभी किसी एग्ज़ाम में ऐसे में भी मिल सकता है कि बिना अधिकार के उत्तरदायित्व। यानी प्रशासन की समस्याओं का बंगाल के नवाब के पास उत्तरदायित्व तो था, लेकिन अधिकार नहीं थे, ताकि उनकी पूर्ति कैसे कर सके जब अधिकार थे ही नहीं उसके पास। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग समझनी होगी। अच्छा, एक शब्द पता नहीं मैंने आपको पहले बताया कि नहीं बताया, कंपनी। ये मैं कंपनी बोल रहा हूँ बार बार, इस कंपनी का मतलब आप समझ रहे होंगे कि कंपनी का मतलब है क्या। जैसे अब हम अपने ही देश से लेके समझें। जैसे अपना देश है भारत, तो यहाँ पे कई सारी प्राइवेट कंपनियाँ होंगी। तो उनमें से एक कंपनी ए भी है। ठीक, अब ये कंपनी किसी दूसरे देश में जाएगी। मान लीजिए वहाँ व्यापार के उद्देश्य से जाती है, और वहाँ व्यापार करते 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 प्रशासनिक नियंत्रण कर लेती है। प्रशासनिक नियंत्रण। तो जब कंपनी प्रशासनिक नियंत्रण कर लेगी तो अब ये नियंत्रण किसका है? तो कंपनी का नियंत्रण। लेकिन कहीं ना कहीं अब ये जो देश है, अब यहाँ पे भारत कहना अच्छा नहीं लगता क्योंकि हम लोग वैसे नहीं हैं, हम लोग बहुत उदारवादी किस्म के इंसान हैं। तो जो भी देश होगा अब ये चाहेगा कि हम जो भी जहाँ भी नियंत्रण किया उस पर हमारा डायरेक्ट कंट्रोल हो जाए। तो डायरेक्ट कंट्रोल करने के लिए ये जो देश होगा पहले इस कंपनी पर नियंत्रण करेगा, फिर कंपनी के माध्यम से उस देश पे नियंत्रण करेगा, दूसरे वाले पे जिस पे कंपनी ने नियंत्रण कर रखा है। ठीक है, तो ये चीज़ थी। तो हम लोग अपने वापस टॉपिक पे आते हैं, द्वैत शासन। अब द्वैत शासन हो गया, इसकी एक टाइम पीरियड रहा होगा। तो कहीं ना कहीं 1765 जब इलाहाबाद की संधियाँ स्टार्ट होती तब से शुरू होता है और 1772 तक लगभग चलता हुआ है। ठीक है, तो समझ गए। इसमें प्रशासनिक उत्तरदायित्व था बंगाल के नवाब के पास,
और दीवानी या राजस्व संबंधी अधिकार था वो कंपनी के पास था। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं। एक तो चलिए अब ये पढ़ते हैं कि द्वैत शासन क्यों लागू क्यों किया गया। ठीक है, तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या था? बंगाल में जो सत्ता थी वो नवाब की सत्ता थी। वहाँ राजा एक प्रकार से नवाब को माना जाता था। अगर वहाँ की जनता को ये डायरेक्टली पता चलता कि अब हमारा नवाब किसी काम का नहीं रह गया हमारे यहाँ पे, क्योंकि हमारा सारा नियंत्रण जो है ब्रिटिश के कंट्रोल में चला गया, तो कहीं ना कहीं जो जन सामान्य जो वर्ग था उसके असंतोष का सामना करना पड़ता। किसको? ब्रिटिश को। इसलिए इन्होंने द्वैत शासन लागू किया ताकि प्रशासनिक उत्तरदायित्व किसके हाथ में रहे? राजकाज कौन संभाले? अभी नवाब संभाले। ठीक। दूसरा, बंगाल में छुटपुट जगह पर और भी यूरोपीय व्यापारी थे जो अपना व्यापार के उद्देश्य थे वो अंग्रेज़ों को किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं कर रहे थे, वो भी अपना लाभ कमा रहे थे। तो अगर अंग्रेज वहाँ कंट्रोल कर लेते, अगर वहाँ अंग्रेज पूरे बंगाल पे कंट्रोल कर लेते तो यूरोपीय शक्तियों से विरोध का भय ये भी कहीं ना कहीं उनको होता, और अगर ये विरोध होता तो कहीं ना कहीं जो अंग्रेज व्यापार करने लगे थे जिसमें अच्छी खासे परिपक्व हो गए थे उसमें वो एक हानि झेलते अगर ये ऐसा करते तो। ठीक है, चलिए इसके आगे हम तीसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं। तीसरा पॉइंट यही है कि जो अंग्रेज थे वो प्रशासनिक दक्षता से परिचित नहीं थे बंगाल में कि कैसे उनको प्रशासन करना है। तो अगर वो द्वैत शासन को लागू ना करते तो कहीं ना कहीं उनको प्रशासनिक कठिनाइयाँ होती। ठीक है, इससे बचने के लिए इन्होंने द्वैत शासन लागू किया। ठीक है, और चौथा जो मैंने अभी एक कंपनी का कॉन्सेप्ट आपको बताया था तो वही कंसेप्ट यहाँ भी था कि अगर कंपनी बंगाल पर नियंत्रण कर लेती तुरंत पूरी तरह से प्रशासनिक और वित्तीय मामलों दोनों में, तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार जो थी वो कंपनी पर नियंत्रण कर सकती थी। और कोई भी कंपनी ये नहीं चाहेगी कि वहाँ की सरकार उस पर कंपनी पर नियंत्रण कर ले, क्योंकि वो कंपनी हमेशा किसके लिए काम करती है? लाभ के लिए काम करती है। ठीक है, चलिए हम लोगों ने ये जान लिया द्वैत शासन क्यों लागू हुआ। अब इसका हम लोग परिणाम और समझते हैं कि द्वैत शासन का परिणाम क्या हुआ। थोड़ा एक डार्क हम लोग ले लेते हैं कि द्वैत शासन का परिणाम क्या हुआ। एक तो जब कंपनी के जो अधिकारी वगैरह थे उनके पास उत्तरदायित्व तो नहीं था, तो वो क्या कहते हैं राजस्व कमाने में बिजी थे और राजस्व को अनाप शनाप तरीके से कमा रहे थे। तो कहीं ना कहीं बंगाल में अव्यवस्था फैली। ठीक, सबसे पहला कारण ये हुआ, परिणाम ये हो गया। दूसरा क्या हुआ, जब भू राजस्व की वसूली बहुत ज़्यादा हो गई, भू राजस्व वसूली बहुत ज़्यादा हुई, शाइन बना है, तो उससे क्या हुआ कहीं ना कहीं भाई किसानों के लाभ में कमी आएगी कि नहीं आएगी? तो किसानों की स्थिति कैसी हो गई? किसानों की स्थिति दयनीय हो गई, यानी उनकी स्थिति में गिरावट आई। ये शायन बना, वो समझ लीजिए अपने हिसाब से। ठीक है, और दूसरा जो कंपनी के जो कर्मचारी थे वो निजी व्यापार पर अधिक क्या कहते हैं बल देने लगे। जब वो निजी व्यापार पर बल देने लगे तो कहीं ना कहीं उससे कंपनी के लाभ में भी कमी आई होगी, कंपनी का नकारात्मक लाभ हुआ उससे। ठीक है, निजी व्यापार का मतलब है कोई भी व्यक्ति अभी कंपनी के माध्यम से व्यापार कर रहा था, अब हो सकता है कई लोगों ने अपनी छोटी छोटी कंपनियां खोल ली हों,
और वहाँ से कच्चा माल लेने लगे, क्योंकि कंपनी में कहीं भी एक हायरार्की इस्टेब्लिश नहीं थी, क्योंकि अब उन्हें परिणाम अब उन्हें अपना पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं थी। सारा रेवेन्यू बंगाल से कमा रहे थे, तो वो इतना क्यों सोचेंगे। कोई भी इंसान तब सोचेगा जब वो अपना पैसा लगा रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो हम लोग एक बार उस अपने नोट्स पे चलते हैं जो हम लोगों ने। ठीक है, चलिए इस पे तो इतना ही दिया गया जो है। तो द्वैत शासन के बारे में हम लोग समझ लिया। ठीक, उत्तरदायित्व कब तक चला? 1772 तक। ये द्वैत शासन बंगाल में चल रहा है, बंगाल में ऐसा काम चलता रहेगा। इसके बाद हम लोग कंपनी पर धीरे धीरे जो रेगुलेट होने लगती है कंपनी ब्रिटिश के माध्यम से। चलिए उसको भी हल्का फुल्का बता देते हैं, क्योंकि अब हम लोग साउथ में पढ़ेंगे चीज़ों को क्या चल रही थी। ठीक है, अब बंगाल में कहीं ना कहीं आगे चल के 1772 में ये द्वैत शासन ख़त्म हो जाएगा। क्यों ख़त्म होगा? क्योंकि जो नेगेटिव उसके परिणाम निकले। ठीक है, एक तो किसानों की स्थिति दयनीय हो गई, निजी व्यापार पर जब प्रभाव बढ़ गया तो कंपनी का उससे लाभ कम होने लगा। इन सब परिणामों को देखते हुए द्वैत शासन को समाप्त करना पड़ा। ठीक है, उस समय वारेन हेस्टिंग आया होगा। और जब द्वैत शासन समाप्त हुआ तो कंपनी ही, अब नवाब का पद खत्म हो गया, अब कंपनी ही राजस्व देख रही है और कंपनी ही प्रशासन देख रही है। ठीक है, जब ये दोनों एक ही चीज़ देखने लगे तो द्वैत शासन अपने आप खत्म हो गया। किसने किया ये आप आगे चल के पढ़ेंगे, वारेन हेस्टिंग। और हम लोगों ने कहीं ना कहीं द्वैत शासन को लागू करने में एक पॉइंट पढ़ा था कि अगर ये द्वैत शासन लागू ना करते तो ब्रिटिश सरकार कंपनी पर नियंत्रण के बारे में सोचने लगती। और जब ये द्वैत शासन ख़त्म हुआ तो वैसे ही ब्रिटिश सरकार एक्टिव हो गई और कहीं ना कहीं कंपनी पर वो नियंत्रण करने लगी। तो जो हम लोग कई सारे एक्ट पढ़ते हैं, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है, ये जो एक्ट वगैरह पढ़ते हैं तो इस रेगुलेटिंग एक्ट का क्या मतलब था? विनियामक। किसके लिए विनियामक? कंपनी के लिए। यानी कहीं ना कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट अब कंपनी को रेगुलेट करने लगी थी इन्हीं अधिनियमों के माध्यम से, और डायरेक्ट करते 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 चली जाएगी और 1858 के समथिंग जाके वो कंपनी पे पूरी तरह कंट्रोल कर लेगी। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, हमें बता दिया क्या चलेगा बंगाल में। चलिए अब हम लोग आते हैं अपने साउथ के स्टेट्स में। साउथ के स्टेट में हम लोगों ने एक मैप में देखा था कि कहाँ कौन था, है ना। जैसे कल हम लोगों ने कहीं मैप बनाया हुआ था, देखते कहाँ बना था। ये मैप बना था। तो साउथ के स्टेट्स में एक तो आपकी मराठा शक्ति थी, दूसरे मैसूर थे। ठीक, और मराठा, मैसूर और एक आपके निजाम, ये थोड़ा काफ़ी थे। और इसके अलावा फ्रांसीसी क्षेत्र थे, ब्रिटिश के क्षेत्र थे। ठीक है, त्रावणकोर का एरिया था, ये भी अपनी अपनी जगह बने हुए थे। चलिए हम लोग चलते हैं अपने वापस उस पे पेज पे। चलिए हम लोग यहाँ से मैसूर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब मैसूर का इतिहास वगैरह पढ़ने की ज़रूरत नहीं, जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा वो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, मैसूर बना कैसे था ये समझ लीजिए। जो मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत हम लोग विजयनगर को पढ़ते हैं, उसी के विघटन से बना था। ठीक, जब उसका विघटन हुआ तो वहाँ पे मैसूर बना। यहाँ पर जो शासक था उस समय वो चिक्का कृष्णराज करके नाम था, जो यहाँ का शासक था। ठीक है, और उसी के यहाँ एक मंत्री था नंदराज। ये चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप लोगों को हम बता दे रहे हैं। नंदराज, इसी के यहाँ पर एक सैनिक था, हैदर अली। ठीक, ये हैदर अली अपनी सैन्य क्षमता के कारण कहीं ना कहीं आगे आता है और वो मैसूर की कमान संभालता है। ठीक,
और जब ये बहुत योग्य शासक था तो साउथ में था। मैंने कहा था ना, जो अंग्रेज साउथ में अपने प्रभुत्व स्थापित नहीं कर पाए, उसका एक कारण था वहाँ मैसूर की उपस्थिति, मैसूर के शासकों की उपस्थिति होना, मराठा लोगों की उपस्थिति होना। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अब अंग्रेज़ों ने जब बंगाल पर नियंत्रण कर लिया तो वो धीरे धीरे इस चीज़ को प्रसारित करेंगे। एक जगह इस्टेब्लिश हो गए तो अब वो कहीं जाके देखेंगे कि अब हम साउथ में भी कंट्रोल करें, क्योंकि अंग्रेज़ बहुत दूर की सोच के चल रहे थे। ठीक है, आगे एक बहुत अच्छा कथन आता है कि हम तो भारत में कभी नियंत्रण करना ही नहीं चाहते थे, हम तो व्यापार के उद्देश्य से आए थे, लेकिन भारत के दशाएं ऐसी थी जो अपने आप नियंत्रण कर लिया हमने। ठीक है, और लेकिन ये जब हम लोग पूरी एक विश्लेषण करते हैं तब पता चलता है पूरी प्लानिंग के तहत उन्होंने काम किया। किसी भी काम का विश्लेषण उस काम के होने के बाद ही हो सकता है। ठीक है, तो अब चलिए मैसूर, अब अंग्रेज बहुत दूर की सोच के चल रहे थे। जब मैसूर है और मराठे हैं तो कहीं ना कहीं अगर हमें भारत में राज्य करना है तो इनको पहले हमें अपने रास्ते से हटाना होगा, सीधा उनका ये सिद्धांत था। तो इस वजह से वो आ गए कि चलो हम मैसूर पे काम करते हैं अपना। तो जब वो दक्षिण में क्या कहते हैं अंग्रेज़ों ने मैसूर से सामना हुआ उनका, तो मैसूर से युद्ध भी हुए हैं। तो हम लोग उन युद्धों को किस नाम से जानते हैं? आंग्ल मैसूर युद्ध। 4 युद्ध हुए हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, 4 युद्ध लगभग 1767 से और 1798 तक ये युद्ध हुए हैं। तब जाके उन्होंने कहीं मैसूर पे कंट्रोल कर पाया। अच्छा, इस युद्ध के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना होता है जो एग्ज़ाम में ज़रूरत है काम का? एक तो प्रत्येक मैसूर युद्ध के बाद संधि, क्या संधि हुई। दूसरा, इस युद्ध के बीच में भी आपस में कोई युद्ध हो गया, जैसे हम लोग पढ़ेंगे पोर्टो नोवा का युद्ध। ठीक, उस युद्ध का क्या परिणाम निकला। दूसरा, प्रत्येक युद्ध के समय पर्टिकुलर गवर्नर कौन था। ये 2 चीज़ें हम लोगों को बहुत अच्छे से पढ़नी पड़ेंगी, यही पूछे जाएंगी। एक तो हो सकता है आपसे मैचिंग कराने के लिए क्वेश्चन आ जाए कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, और उसके आगे उसकी सन दे दे। दूसरा हो सकता है इसके संधि दे दे कि भाई मान लो मद्रास की संधि हुई, मान लो क्या कहते हैं और भी कोई संधि हुई, तो कौन सी संधि किस युद्ध के बाद हुई। मंगलौर की संधि हो गई। ठीक है, और तीसरा पूछ सकते हैं कि उस समय गवर्नर कौन था इस युद्ध के समय। तो चलिए हम लोग इस चीज़ को जान लेते हैं थोड़ा, और कुछ नहीं पूछा जाएगा आपसे इसके बारे में। चलिए, हम अपने नोट्स वगैरह को हम लोग बाद में देख लेंगे। आप अपने नोट्स बनाए तो यही चीज़ लिख लीजिए अगर आप वनडे एग्ज़ाम वगैरह के लिए जा रहे हैं। तो पहला युद्ध था 1767 से 1769 में युद्ध हुआ। अच्छा, इस युद्ध के समय ही साथ साथ में, चलिए एक चीज़ और आपको बता दें, जब मैसूर युद्ध अंग्रेज़ों के साथ हो रहा था उसी समय मराठा युद्ध भी होते हैं। किसके साथ? अंग्रेज़ों के साथ। ठीक है, पैरेलल चल रहे थे कुछ युद्ध। जो सेकंड होगा मैसूर युद्ध, तब मराठा का भी वॉर ख़त्म हो रहा होगा। 3 शक्तियाँ, चलिए इस चीज़ को थोड़ा अच्छे से बता देते हैं। 3 शक्तियाँ, मराठा, मैसूर और निजाम, और चौथी शक्ति थी ब्रिटिश। ये जो तीनों शक्तियाँ थी ये आपस में भी लड़ रही थी, क्योंकि इनके आपस में भी शक्ति संघर्ष, सत्ता संघर्ष चलता रहता था कि दक्षिण में कौन अधिक शक्तिशाली है। मराठा अपने आप को शक्तिशाली समझते थे, मैसूर अपने आप को समझते थे। निजाम एक ऐसा शख्सियत था जहाँ वो देखता था इन दोनों में कौन सा ताकतवर है, वो वहाँ भाग जाता था। किसी समय अगर मैसूर ताकतवर हो तो वहाँ पहुँच जाएगा। ब्रिटिश ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया, उन्होंने ये देखा ये आपस में लड़ रहे हैं, अगर ये आपस में लड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं इनको पराजित करना आसान है। तो हम लोग यही देखेंगे कि जो गुटबंदी होती है, एक समय पर ब्रिटिश, मराठा और निजाम कहीं ना कहीं साथ होंगे, दूसरे समय पर मैसूर, मराठा और निजाम साथ होंगे। ठीक है,
इसके अपोजिट में यहाँ पे मैसूर होगा, इसके अपोजिट में यहाँ पे अंग्रेज होंगे। ठीक है, इस तरह से ये युद्ध चलेंगे। अब देखो कब कब कैसे होता है, तो हम लोग पढ़ते हैं, चलिए इस चीज़ को आगे चल के। तो अभी इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि शॉर्ट वीडियो बनाएंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अगले वीडियो में हम लोग आंग्ल मैसूर युद्ध पढ़ेंगे।